तो मेरा जो लोन है वो 7 के बजाय 3.5 साल में ही ख़त्म हो जाएगा और इंटरेस्ट पे मेरे को तकरीबन 3 लाख रुपए की बचत होगी। किस्त दे रहे हैं, EMI दे रहे हैं, लेकिन आपके पास पेट्रोल भरने के पैसे ना हो, डीजल भरने के पैसे ना हो, तब क्या हो? फादर नहीं है मेरे, तो मुझे काफ़ी कुछ देखना था अपनी फैमिली के लिए, तो सब कुछ सिक्योर करके चलो। जैसे मैंने आपको बताया 2 ब्रांड्स का बहुत ख़राब डीलरशिप एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा। एक तो महिंद्रा और दूसरा सिट्रॉयन। ये कंपैरिजन रेशियो में पहुंच गए हैं ये IT के बंदे। अगर आप ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी लेंगे तो आप गाड़ी सही चूज़ कर सकते हैं। अगर चाहने के हिसाब से लेंगे तो फिर तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑडी मिल जाए, ऑडी 8 लेके घूमने लग जाऊँ। मतलब गाड़ी कम चलाता हूँ लेकिन फीचर सारे यूज़ करता हूँ। फीचर सारे यूज़ करता हूँ, फीचर मैंने कोई नहीं छोड़ा गाड़ी का, सब यूज़ कर लिया जितना भी था इसमें। नमस्कार दोस्तों, बड़े दिनों बाद मेरी टक्कर का कोई आदमी मिला है मुझे हाइट में। ये है हमारे कृष्ण जी और ये हैं सिप्रा मैम। आज अपनी गाड़ी के साथ आए हैं। 4 महीने लगे इस गाड़ी को शॉर्टलिस्ट करने में। जितनी मार्केट में गाड़ियां हैं लगभग इस सेगमेंट की, सभी को चला लिया, ऊपर की भी नीचे की भी। वो स्टोरी हम जानने की कोशिश करेंगे। और वो जो गाड़ी है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज भी उस गाड़ी की जो सेल्स है वो इतनी ज़्यादा है क्योंकि सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियों के फेसलिफ्ट आ चुके हैं, बहुत सारी नई गाड़ियां आ गई हैं, लेकिन उसको उसकी पोजीशन से कोई भी नहीं हिला पाया। सर मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि आपने क्रेटा क्यों ली। क्या आपको डिपर मारने में मज़ा आता है? क्या आपको हॉर्न दबाने में मज़ा आता है? तो ये तो रही मजाक की बातें। हम आपसे जानना चाहते हैं कि सेगमेंट में बहुत सारी नई गाड़ियाँ आ गई हैं, इतनी ओल्ड तो नहीं हुई हैं, ओल्ड जनरेशन जो इसका प्लेटफॉर्म है पुराना हो चुका है, उसके बावजूद भी आपने ये गाड़ी क्यों ली? भैया एक्चुअली इसके लेने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। एक तो नहीं, 3 से 4 वजह बताऊंगा मैं आपको अलग अलग। और ये थी कि एक तो मैं पहली बार गाड़ी ले रहा हूँ। तो पहली बार जब गाड़ी लेते हैं तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो उसकी रीसेल वैल्यू, फिर उसके बाद में डीलरशिप नेटवर्क, रिलायबिलिटी गाड़ी की, और इसके अलावा अंदर का जो कंफर्ट है वो सारी चीज़ें देख के तब गाड़ी लेनी पड़ती है। पिछले 1 साल से लगभग हम लोग इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे कि कौन सी गाड़ी ली जाए, कौन सी गाड़ी ली जाए, और हमने लगभग सभी गाड़ियाँ देख ली। लेकिन उसके बाद में जो हमारा एक इंटरनल क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया में केवल यही गाड़ी एक फिट बैठी, तो इस वजह से फिर यही गाड़ी खरीदी। तो किस किस डीलरशिप में आप गए, कौन कौन सी गाड़ी आपने देखी? स्टार्टिंग तो हमने कर्व से की, उसके बाद सुजुकी में भी चेक किया, स्विफ्ट और ब्रेजा। बट एक चीज ये नहीं है कि सेगमेंट अलग अलग होते जा रहे हैं? हाँ, सेगमेंट अलग थे। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा ओपन माइंड रखा उस बारे में कि हम चाहते थे कि हम एक बार जो फिट बैठ गई वही उठा लें, जो हमारा क्राइटेरिया है उसमें फिट बैठ जाए। तो हम सारी गाड़ियां चेक करते हैं, कोई भी गाड़ी नहीं छोड़ेंगे, नीचे वाले लेवल से लेके ऊपर तक की। लेकिन हमारा एक बजट कंस्ट्रेंट था कि हमें उस बजट से ऊपर नहीं जाना है। ये गाड़ी पूरी मुझे पड़ी है 14,80,000 ऑन रोड, और इसमें लगभग 1 लाख के लगभग का 60-70 हज़ार के लगभग का मुझे डिस्काउंट मिल गया था। तो उस बजट के अंदर अंदर नीचे जितनी भी गाड़ियां आ रही थी हमने सब चेक की कि क्या पता कौन सी सही बैठ जाए। मेन हमारा फैमिली कंफर्ट था। अच्छा। क्योंकि बेटे भी सेम हाइट वही है उसकी और मम्मी भी सेम हाइट में है। अच्छा। अभी हम आए थे जब यहाँ पर, मैंने सर को आगे बैठाया ड्राइवर सीट में और मैंने कहा कि चलो मैं बैठता हूँ पीछे। तो मुझे भी जो लेग रूम है वो अच्छा खासा मिल रहा था और अच्छा खासा स्पेस मिल रहा था। तो फैमिली सारी खुश होगी गाड़ी से? यस, बहुत ज्यादा। कितनी चला चुके हैं अभी आप? ये 4,500 किलोमीटर चल चुकी है अब तक। ओके। ज्यादा रनिंग नहीं है हमारी। मेन जो हमारा पर्पस था वो शहर में गाड़ी नहीं चलेगी, ये अधिकतर हाईवेज पे और जो हमारे गांव की तरफ रोड है उन पे चलती है ज्यादातर। तो वहां के हिसाब से हमने गाड़ी ली। ये बताइए कि इस गाड़ी की क्लोज कौन सी थी? अगर ये नहीं होती तो फिर कौन सी होती? टू बी ऑनेस्ट हमें समझ में ही नहीं आया कि हम कौन सी गाड़ी लेंगे इसके बाद में। अच्छा। हमने बहुत सारी गाड़ियां फाइनल की हैं, बहुत सारी गाड़ियों की बुकिंग की है और बहुत सारी गाड़ियों की बुकिंग कैंसिल भी की है। पैसे आ गए सारे वापस? पैसे सारे आ गए लेकिन टाइम बहुत लगा वापस आने में। वो तो लगता ही है। हाँ, कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे ऐसे हो गए मेरे साथ में कि जो खराब भी हुए, अच्छे भी एक्सपीरियंस हुए, पर आगे के लिए काफ़ी नॉलेज मिल गई। मैं चाहता भी था कि मैं एक्सपीरियंस से जाऊं निकल के, क्योंकि मुझे आइडिया लगेगा तो शायद कोई मुझसे पूछे तो उसको बता सकता हूँ कि भाई क्या क्या करना पड़ता है। एक्सपीरियंस लेना भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो, डीलरशिप का बिहेवियर और उनके जो वादे हैं उनसे पता चलता है कि ये मुझे सर्विस दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। ये इससे भी आपको काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी। करेक्ट, बहुत सारी चीज़ें पता लगी डीलरशिप नेटवर्क के बारे में। ये भी पता लगा कि अलग अलग डीलरशिप्स कैसे आपको कैसे ऑफर्स दे रहे हैं, कहाँ पे क्या फ़ायदा है, कहाँ से गाड़ी खरीदने में फ़ायदा है, कहाँ से सर्विस कराने में फ़ायदा है। तो ये चीज़ें भी थोड़ी समझ में आई। फिर जो मंथ एंड पे जो इनके अलग अलग टाइप के जो ऑफ़र्स आते हैं उसके बारे में भी काफ़ी आइडिया लगा।
और एक बिहेवियर भी पता लगा कि सेम ग्रुप की कंपनी की अलग अलग 2 गाड़ियां आप देखिए, अलग अलग शोरूम देखिए, हुंडई और किया, और वहाँ के डीलरशिप एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का अंतर मिल जाएगा आपको। किया में अलग और हुंडई में अलग, ना सिर्फ उनके एक्सपीरियंस में बल्कि उनके प्राइसिंग में भी काफ़ी आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। आप देख के आप इजीली चूज़ कर सकते हो कि हाँ ये नहीं जाना, मुझे ये वाली चूज़ करनी है, मुझे इस वाले नेटवर्क से खरीदनी है, इससे खरीदनी। फर्स्ट टाइम बायर की एक्साइटमेंट इतनी होती है कि जब गाड़ी खरीदता है तो वो अपनी जो पॉकेट है उससे कभी कभार ऊपर का खर्चा कर लेता है, जिससे कि ईएमआई में थोड़ा सा बर्डन आ जाता है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है। और स्ट्रेस पड़ने से क्या होता है, जो गाड़ी आपने ख़रीदी है उसको आप इंजॉय नहीं कर पाते। मतलब कि आप किस्त दे रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं, लेकिन आपके पास पेट्रोल भरने के पैसे ना हो, डीजल भरने के पैसे ना हो, तब क्या हो। इसमें कृष्ण जी ने स्मार्ट तरीके से खेला है और ये मुझे बता रहे थे, जो कि आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि इन्होंने कैसे लोन के लिए भी रिसर्च करी। तो लोन के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की। मैंने देखा कि जितने भी लोन ऑफ़र कर रहे हैं बैंक इंडिया में वो 8% या उससे ऊपर ही है। तो पहला मेरा गोल ये था कि मुझे लोन लेना है लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे, नंबर 1। नंबर 2, मैं चाहता हूँ कि मेरी ईएमआई कम से कम जाए महीने में। मैं चाहता था जो मेरी इनकम है, ये मंथली इनकम है, उसके 20% से ऊपर ईएमआई ना जाए। बिल्कुल। तीसरी चीज़ मुझे ये देखनी थी, जब मैं लोन का रीपेमेंट करूँ तो रीपेमेंट करते हुए कोई भी चार्जेस ना हो, अर्ली फोरक्लोजर के कोई चार्जेस नहीं हो। तो वो तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर निकाल के कर ही दिया है कि अब कोई भी फोरक्लोजर पे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले सकता, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, अब वो कोई भी चार्जेस नहीं ले सकते आपसे, पहले हो रहा था। तो लेकिन मैंने फिर भी उस समय पे काफ़ी रिसर्च करके मैंने डिसाइड किया और मुझे सबसे लोएस्ट रेट मिले पीएनबी में 7.8% पे उन्होंने मुझे लोन ऑफ़र किया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा पीएनबी के साथ में। और मैंने जो लोन कराया वो इस तरीके से कराया है, कई लोग अवॉइड करते हैं कि लंबा लोन नहीं लेना है, 7 साल का नहीं लेना है, लेकिन मैंने जो प्लानिंग किया उसके हिसाब से मैंने 7 साल का लिया है, लेकिन मैंने एक रीपेमेंट स्केड्यूल बना लिया है अपना कि मैं हर साल 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा और 1 लाख के साथ एक किस्त एक्स्ट्रा पे करूँगा। तो मेरा जो लोन है वो 7 के बजाय 3.5 साल में ख़त्म हो जाएगा और इंटरेस्ट पे मेरे को तकरीबन 3 लाख रुपए की बचत होगी, 2 से 3 लाख की बचत हो जाएगी आराम से। तो ये चीज़ देखते हुए मैंने प्लानिंग की है। तो हाँ, अब कोई भी अगर नया गाड़ी ले रहा है, नया वाहन ले रहा है, लोन को लेके भी रिसर्च उतनी करनी चाहिए जितनी आप गाड़ी के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप एक तरफ तो अच्छी गाड़ी ले लिया आपने, दूसरी तरफ फाइनेंशियली बहुत बर्डन में आ जाएंगे। अब देखिए, कई ऐसे बैंक्स हैं और कई ऐसे फाइनेंसर हैं जो आपकी एलिजिबिलिटी ना होने के बावजूद भी आपको लोन दे देंगे। ठीक है, आपको गाड़ी मिल जाएगी लेकिन आप उस गाड़ी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अब मैं नाम नहीं लूँगा, कई ऐसे फाइनेंसर हैं वो आपको गाड़ी दे देते हैं और आपसे इंटरेस्ट लेते हैं 10%, 11%। वो आपको पता नहीं होता क्योंकि ईएमआई में 6% में, 7% में और 10% में ज़्यादा अंतर नहीं आता, लेकिन आप दे रहे हो उनको पैसा, जो कि गलत है। और मान लीजिए आप ना दे पाएँ किस्त अपनी और आपकी लैप्स हो गई किस्त, मतलब 3-4, आपके साथ इतना गलत बर्ताव होगा ना आप कभी लोन लेना ही भूल जाएंगे। तो इसलिए किसी अच्छे बैंक से लोन लें और जैसे सर ने ये स्मार्टली जो है रिपेमेंट का इन्होंने शेड्यूल बनाया है उस हिसाब से ही देंगे। मतलब 3 लाख रुपए बच रहे तो बहुत बड़ी बात है। इंटरेस्ट में। हाँ, और एक चीज़ और मैंने जो की है इसके साथ में, ये क्योंकि जो ओवरऑल 3 साल 3.5 साल में जितना मैं इंटरेस्ट पे करूँगा तो उसको रिकूप करने का तो कोई तरीका नहीं है। तो मैंने जो डिसाइड किया रिसर्च करने के बाद में ये कि अगर 7.5% के हिसाब से मैं यहाँ इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो अगर मैं कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दूँ जिसमें 15% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट वापस मिल जाए तो मेरा वो रिकूप हो जाएगा, प्लस कुछ मुझे पैसा वापस मिल जाएगा। तो मैंने साथ साथ एक SIP कर दी है गाड़ी के साथ साथ। उस SIP में मैंने पैसे डाल दिए हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट गेन होगा अगले 3 साल में, वो मेरा ये जो इतना इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे किया है उसको रिकूप कर देगा। वो मुझे 15% मिल रहा है उस पर 3 साल में। बहुत खतरनाक आदमी है। 4 महीने इसी चीज पे डिस्कशन हुआ है, दिन रात एक की है। आपका मैम दिमाग खराब नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा। हम तो मतलब माइंड ये सेट नहीं हो रहा था कि कौन सी गाड़ी चूज करनी है, क्या करना है। बार बार यही देखे कि अगर ये गाड़ी लेते हैं इसका कितना EMI बैठेगा, कितना हमें स्टार्टिंग में पेमेंट करना है, कितना लंबा लोन कराना है। तो मतलब रात में भी कई बार ऐसे होता था, हम रात के भी 12-1 बजे तक मम्मी, मैं और ये हम तीनों बैठ के डिस्कशन करते थे कि गाड़ी लें तो हमारे लिए कौन सी सही रहेगी, फिर उसकी EMI कैसे जाएगी। बहुत दिमाग खराब हुआ 4 महीने। एक टाइम तो ऐसा आया कि हमने छोड़ दिया कि नहीं अभी कुछ लेते ही नहीं है, थोड़ा भूल जाओ। ऐसा भी टाइम आया। ठंडे दिमाग से सोचा जाएगा। हाँ,
थोड़ा डिसीजन फटीग हो गया था काफ़ी हमको, सोच के। इतना नहीं सोचता हर कोई, अवॉइड करते हैं लोग, नहीं सोचना चाहिए, इतना सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है घर की, मैं अकेला व्यक्ति हूँ, फादर नहीं है मेरे, तो मुझे काफ़ी कुछ देखना था अपनी फैमिली के लिए, तो सब कुछ सिक्योर करके चलो, जैसे मैंने आपको बताया ना। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक यूटिलिटी पर्पस के लिए आपने ली है, शौकिया तौर पे नहीं ली है, सुविधा के लिए ली है। तो ये सब चीज़ें रिसर्च करना बनता है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है ना, वो मतलब इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं कार खरीदने में, स्पेशली जबकि इतना ज़्यादा अमाउंट जाता है। और गाड़ी ऐसी लो जिसे आप लंबा चला सको, तभी आपका फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है EMI अपनी ख़त्म कर दी, उसके बाद तुरंत आपने गाड़ी बेचनी पड़ी। EMI ख़त्म होने के बाद ही आप असली सुख लेंगे गाड़ी के। आपकी जेब से EMI नहीं जाएगी, आप सिर्फ पेट्रोल या डीजल भरवा के गाड़ी को चलाएंगे, वो सुख अलग होता है। गाड़ी वाकई में बहुत अच्छी है, अपने आप को इसने प्रूव कर रखा है और आज भी इसका यूज़ केस बनता है। और इस अच्छी गाड़ी पे हम रखने वाले हैं एक ज़बरदस्त परफ्यूम जिसका यूज़ केस आज भी बनता है, वो है इन्वॉल्व 1 का मस्क। इसकी जो फ्रेगरेंस है काफ़ी मस्की रहने वाली है, काफ़ी सूदिंग है और इन लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। आप लोगों के लिए है, आप इसको इस्तेमाल करना, इसका फीडबैक ज़रूर देखना और जैसा भी लगे अच्छा या बुरा आप बताना। बिल्कुल ठीक है। और आप लोगों को भी परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है और इधर QR कोड आ रहा है, आप वहाँ से स्कैन करके परचेज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। इनके बहुत सारे टाइप के परफ्यूम आते हैं और बहुत तरीके की फ्रेगरेंस है। सबसे बेकार एक्सपीरियंस किस डीलरशिप का रहा, मतलब किस ब्रांड की डीलरशिप का रहा, ये मैं पूछना चाहूँगा। 2 ब्रांड्स का बहुत ख़राब डीलरशिप एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा। एक तो महिंद्रा और दूसरा सिट्रोएन। ओके, इस पर्टिकुलर सिटी में? देहरादून में। अच्छा। दोनों ही शोरूम्स जो हैं वो देहरादून में है। महिंद्रा का इतना भी ख़राब नहीं था, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ख़राब गया है, पर मुझे ऐसा लगा जैसे जो सेल्स एजेंट्स हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग। अच्छा। थोड़ा सा उनका बिहेवियर थोड़ा ज़्यादा ही कैजुअल था। क्योंकि हम लोग गाड़ी भी क्राइटेरिया भी ऐसे देख रहे थे, तो जब XUV 300 में हमने बैठ के देखा तो मुझे गाड़ी में स्पेस कम लगा अपने हिसाब से। और मेरे साथ मेरा साला जो है वो जब गया था तो उसकी भी हाइट लगभग सेम ही है मेरे बराबर। तो हम दोनों चेक कर रहे थे पीछे का स्पेस बैठ के आगे, तो उसमें गाड़ी में थोड़ा स्पेस कम लगा। तो हमारा डिस्कशन चल रहा था महिंद्रा के शोरूम में, तो बोले एक काम करो भैया आप बोलेरो ले लो। तो हमने भी कहा कि कोई बात नहीं, बोलेरो भी देखते हैं, बोलेरो भी दिखाओ आप। अच्छा। हम बोलेरो नियो में बैठ के हमने चेक किया, बोलेरो नियो में वाकई में बहुत अच्छा स्पेस है। गाड़ी प्रॉपर SUV है ऑफ कोर्स, बोलेरो एंड S8 एंड S11, बट वो हमारा एक जो क्राइटेरिया थी वो फुलफिल नहीं कर रही थी, बिकॉज इट्स अ डीजल कार, डीजल हमको नहीं चाहिए। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जी, इसमें जो परफॉर्मेंस की रिस्ट्रिक्शन रहती है, ठीक है, उसमें आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया या फिर ये सही है आपके हिसाब से? नहीं, मेरे लिए सही है। क्योंकि मैं गाड़ी 80 to 100 ही चलाता हूँ, 100 से ऊपर रेयरली जाती है, बल्कि 100 भी रेयरली जाती है मेरी गाड़ी, हाईवे पे भी 90 तक ही चलती है। तो उसके लिहाज से 1.5 मेरे लिए बिल्कुल सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत आती है ओवरटेक करते हुए, क्योंकि वो मैंने नोटिस किया है इसमें कि मुझे थर्ड में डालना पड़ जाता है कई बार ओवरटेक करते हुए, तो वो तो थोड़ा सा है, एडजस्ट करना पड़ता है। सेफ्टी को लेके भी बहुत लोगों के इशू थे कि सेफ्टी है 5 स्टार। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में लोग 5 स्टार जो सेफ्टी रेटिंग है उसको वो कनेक्ट करते हैं कि गाड़ी की बिल्ड से, कि गाड़ी के अंदर लोहा इतना लगा हुआ है और इस तरह का है, तो 5 स्टार रेटिंग वो नहीं होती। एक्टिव और पैसिव सेफ्टी के बारे में समझना चाहिए लोगों को थोड़ा सा। इसमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक हैं, इसका जो बॉडी शेल है वो जो पिछली बार इसकी रेटिंग हुई थी 3 स्टार आए थे, तब इसमें 2 एयरबैग्स आते थे और तब से लेके अब तक इसमें एक तो एयरबैग्स आते हैं 6, प्लस बॉडी शेल इंटेग्रिटी हुंडई ने रिसेंटली इंक्रीज़ की है, आगे की तरफ भी कंपल जोन में भी और पीछे की तरफ भी काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट किया है। तो अगर आज भी इसका टेस्ट होता है तो ये गाड़ी मुझे लगता है 5 स्टार लेके आ जाएगी इंडियन नॉर्म्स के हिसाब से बड़े आराम से, BNCF में बड़े आराम से आ जाएगी। और वैसे भी इंडिया का तो रूल है कि अगर आपको कोई भी गाड़ी इंडिया में बेचनी है तो एक उसको प्राइमरी 60 km/h वाला टेस्ट तो उसे क्वालिफाई करना ही पड़ता है गाड़ी को। तो और BNCAP में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं अगर आप वो भी देखेंगे तो वो भी 60 km/h पे ही होते हैं, उससे ऊपर की स्पीड पे नहीं होते हैं टेस्ट। तो वो म्यूट पॉइंट है एक तरीके से देखा जाए तो। लोग सोचते हैं कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है गाड़ी की तो वो 120 पे भगा के भी ठोक देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दैट इज़ नॉट रियलिटी। अब कई गाड़ियाँ मार्केट में ऐसी हैं, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, सेफ्टी अच्छी है, लेकिन आए दिन आप उनके किस्से सुनते रहते हैं। लेकिन ये एक ऐसी गाड़ी है, इसके बारे में आप सब कुछ पॉजिटिव ही सुनेंगे मार्केट के अंदर। और दूसरी चीज़, हुंडई की कभी भी ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाना, वहाँ पर प्रॉपरली SOP के साथ काम किया जाता है वर्कशॉप में।
वो किसी भी चीज़ को बाईपास नहीं करते। मतलब जो उनका तरीका है काम करने का, उनकी टेक्निकलिटीज़ देख लीजिए और उनकी नॉलेज देख लीजिए। जितने भी वहाँ पर वर्कफोर्स है जो भी आपकी गाड़ी की सर्विस करेगी या कोई भी काम करेगी, वो तरीके से काम करती है। तो सर्विस के मामले में, यानी कि आफ्टर सेल सर्विस हो गई, रिलायबिलिटी हो गई, उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो डिसीज़न है बिल्कुल ठीक है। बाकी रही इस इंजन की बात, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वन ऑफ द बेस्ट इंजन है ये, क्योंकि परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है। और कोई ऑटोमेटिक भी चाहता है इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ CVT आप कंसिडर कर सकते हैं 101%, क्योंकि CVT गाड़ियाँ इस सेगमेंट में बाकी आप चलाएंगे, यानी कि आप एलिवेट भी चलाएंगे, उससे कहीं अच्छा है हुंडई का CVT 8 स्पीड, जिसमें आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी और आपको नॉइज़ भी नहीं मिलेगी। हाईवे में कितना एवरेज निकालती है गाड़ी? हाईवे पे मैंने मेरठ एक्सप्रेसवे पे निकाला, आराम से 20 भी निकाल दिया था एक बार। तो मतलब MID में 20? MID में 20, तो उससे दो और कम कर लीजिए आप, कम से कम 2 पॉइंट, वही 18 के लगभग का आ जाएगा आराम से। एज अ फर्स्ट टाइम बायर, ठीक है, आपने क्या क्या इस मार्केट में देखा और आप क्या लर्निंग्स आप अपनी शेयर करना चाहते हो लोगों के साथ जो अभी पहली बार गाड़ी लेना चाह रहा है आज की तारीख में? आप कुछ स्पेशल बातें बताएंगे जो आज तक आपको पता नहीं थी और आपने रियलाइज़ करी, उस हिसाब से आपने गाड़ी ली? एक कॉन्सेप्ट है नीड एंड वांट, कि एक तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, और एक होता है ज़रूरत क्या है हमारी। तो गाड़ी कभी भी चाहने के हिसाब से नहीं, ज़रूरत के हिसाब से लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है। गाड़ियाँ बहुत सारी हैं मार्केट में, अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आप ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी लेंगे तो आप गाड़ी सही चूज़ कर सकते हैं। अगर चाहने के हिसाब से लेंगे तो फिर तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑडी मिल जाए, ऑडी 8 लेके घूमने लग जाऊँ, लेकिन वो मेरे पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए ठीक नहीं बैठती है। तो हर एक गाड़ी की जो चॉइस है वो आपके अपने सिनेरियो के हिसाब से होती है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप पे क्या फिट बैठ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ में क्रेटा फिट बैठेगी, हो सकता है किसी और को कोई और गाड़ी अच्छी लगे, किसी और को कोई और गाड़ी फिट बैठे। मेरी पर्सनल जो ज़रूरत है उसके हिसाब से क्रेटा बिल्कुल सही बैठती थी, और वो भी इस कॉन्फ़िगरेशन में। एक तो ये, और दूसरा ये कि गाड़ी के फीचर्स और गाड़ी का जो प्राइस रेंज है वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा इस रेंज में। तो अगर आपको कोई गाड़ी मिल रही है जो इस रेंज में इतने फीचर दे रही है तो मुझे लगता है श्योरली आपको ऑप्ट करना चाहिए। और यही रीज़न है कि सभी फर्स्ट टाइम बायर हैं जो अभी मार्केट में, उनको ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट लगती है। आपको भी ऐसे रियलाइज़ कराया होगा इस गाड़ी ने? यस, ये बहुत सेफ़ है। रीज़न ये है कि इसकी रीसेल वैल्यू जो है बहुत अच्छी है गाड़ी की। तो एक मेरे दिमाग में जो हमेशा से पॉइंट रहता था वो फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर था कि मैंने ये ले तो ली है, ये कितनी जल्दी डेप्रिशिएट होगी वैल्यू में, और अगर इसको मुझे रीसेल करना पड़े अचानक से किसी गाड़ी को तो कितनी जल्दी रीसेल हो सकती है। तो इसका डेप्रिशिएशन वैल्यू भी कम है क्योंकि गाड़ी की एस्पिरेशनल वैल्यू हाई है। लंबा रखने का प्लान है? बहुत आराम से इसको जितनी जब तक रहेगी चलती रहेगी। ये E20 आने के बाद में थोड़ा सा E30 को लेके है सिनेरियो थोड़ा सा दिमाग में चल रहा है, लेकिन क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो 10.1:1 है। तगड़ी रिसर्च कर रखी है इन लोगों ने। तो ये कंप्रेशन रेशियो में पहुंच गए हैं ये IT के बंदे, ठीक है। इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी आता है, सारे फीचर्स आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा मुझे। मतलब ये बाहर से या फिर अंदर से आपको कंप्लीट गाड़ी लगेगी। पैनोरामिक सनरूफ भी इसमें आता है। आपको लगती है सनरूफ की नीड? मैं तो बहुत यूज़ करता हूँ। अच्छा, बहुत यूज़ करता हूँ। बल्कि हम वो काम नहीं करते, पर कभी भी मेरी आदत है सेफली ड्राइव करने की, तो इसमें से कभी भी किसी को बाहर नहीं निकलने देते। बिल्कुल बहुत गलत है। रात के समय खास तौर पर गाड़ी चलाते हुए तो मैं ओपन कर देता हूँ इसको। अच्छा। और खूब यूज़ करता हूँ इसको, बहुत यूज़ किया है इसका मैंने। तो मुझे तो जैसे लोग कहते हैं कि सनरूफ का यूज़ नहीं है इंडिया में, यूज़ तो किसी भी चीज़ का नहीं है, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है। रात के समय चलाते हुए सनरूफ ओपन कर लो, बहुत अच्छा लगता है, और हाईवे पे चलते हुए तो बहुत मज़ा आता है। मतलब गाड़ी कम चलाता हूँ लेकिन फीचर सारे यूज़ करता हूँ। फीचर सारे यूज़ करता हूँ। फीचर मैंने कोई नहीं छोड़ा गाड़ी का, सब यूज़ कर लिया जितना भी था इसमें। अब इसमें क्या हुआ, इनको ज़्यादा भी पैसे खर्च नहीं करने पड़े, इनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी आ चुकी है, तभी ये इतने खुश हैं और तभी ओनरशिप एक्सपीरियंस देने हैं। हाँ। और अभी तक का एक्सपीरियंस क्या है सर्विस का? फर्स्ट सर्विस पे मेरे पैर में चोट लग गई थी तो मैं खुद नहीं ले जा पाया था गाड़ी। मैंने कॉल की उनको, ऋषिकेश में ही एक्चुअली सर्विस सेंटर है इनका, बहुत पुराना, बहुत अच्छा। मैंने उनको कॉल की, वो घर से गाड़ी पिक करके ले गए। सर्विस को मैंने उन्हें 2 चीज़ें बताई कि हैंड ब्रेक जो है काफ़ी ऊपर जाके लग रहा है हैंड ब्रेक, और दूसरा मुझे कूलेंट लेवल कम लग रहा था। 2 चीज़ें मैंने उनको बताई, दोनों चीज़ें उन्होंने रेक्टिफाई करके दे दी थी घर पे। पिक एंड ड्रॉप के पैसे लिए? नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ चार्ज नहीं किया, एक भी पैसा नहीं लिया उन्होंने। बल्कि मेरे पास जब दोबारा कॉल आई, मैंने उनको ये बोला कि आपने गाड़ी धो दी, लेकिन जो रिम है अंदर से वो ठीक से धोई नहीं है आपने।
तो उन्होंने ये कहा था कि एक काम करते हैं सर, आज तो नहीं लेकिन मैं कल भेज देते हूँ किसी को, वो गाड़ी पिक कर लेगा, धो के दोबारा से खड़ी कर देंगे हम गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने मना कर ऐसी ही सर्विस चाहिए उनको। आप 10 में से 9 नंबर भी देंगे ना, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, सर माफ़ कर दीजिए हमें। यस जी, हुंडई की तो मैंने सर्विस का एक्सपीरियंस देख लिया। सर्विस का एक्सपीरियंस मैंने टाटा का भी देख लिया, महिंद्रा का भी देख लिया लोगों के साथ जा जाके। अच्छा। स्कोडा का भी देख लिया। स्कोडा के इंजन पे भी काफ़ी रिसर्च की मैंने। अच्छा हुआ स्कोडा का इंजन नहीं लिया हमने। स्कोडा का इंजन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो तो है क्या? तो उसमें मैं तो ये सोचता हूँ कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंजन नहीं लेना चाहिए, इश्यूज आ सकते हैं, भले ही आप फ्यूचर में फ्यूल का कोई पता नहीं है, तो आपका जो डिसीजन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का है ना, वो काफ़ी सही है। ये इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, इतनी दिक्कत नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो इसके जो पार्ट्स हैं वो आपको इजीली भी मिल जाएंगे और कम पैसों में। कर बहुत लंबा वीडियो बनवा दिया इन्होंने, मतलब बहुत रिसर्च करके आए हैं। गाड़ी नहीं चलाई है इन्होंने इतनी ज़्यादा जितनी इन्होंने रिसर्च कर ली है। तो अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, और ऐसे ही रिसर्च करना चाहिए, चाहे आपका कितना भी बजट क्यों ना हो। हर सेगमेंट में काफ़ी गाड़ियां हैं, आप उनको चला कर देखें, उनमें बैठिए, अपनी फैमिली को ले जाइए अगर वो आपकी फैमिली कार बनने वाली है। अगर आप सिंगल हैं फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच आप दोनों को। थैंक यू सर।